गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा क्लास है बीटीसी सेकंड सेमेस्टर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे शिक्षा को प्रभावित करने वाली कारक। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने आपको पढ़ाया था शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की प्रक्रिया, और नेक्स्ट है आपका टॉपिक है शिक्षा को प्रभावित करने वाली कारक, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल फैक्टर। तो इसमें पहला कारक है शिक्षक। शिक्षक अपने विषय में पूर्ण योग्य हो और अपने विषय का विशेषज्ञ हो तथा पढ़ाने का तरीका आकर्षित होना चाहिए। सीधी सी बात है, शिक्षक है जो अपने विषय में पूर्ण योग्यता रखता हो और अपने विषय का विशेषज्ञ हो तथा उसके पढ़ाने का जो तरीका है, ठीक है, सबसे मेन चीज़ है टेक्निक, यानी टेक्निक किस तरीके से पढ़ाता है, उसका टेक्निक अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तभी बच्चे उस शिक्षण कार्य को आसानी से ग्रहण कर सकेंगे। ठीक, अब बात करते हैं सहायक शिक्षण की। तो इससे तात्पर्य है कि हम जो विषय पढ़ा रहे हैं उस विषय संबंधी सहायक सामग्री होना अति महत्वपूर्ण है। सीधी सी बात है, हम जो भी विषय पढ़ा रहे हैं उस विषय संबंधित हमें सहायक सामग्री होना अति महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपका साइंस का क्लास है और साइंस में आपका फिजिक्स का क्लास चल रहा है, फिजिक्स में आपका प्रैक्टिकल चल रहा है और उससे संबंधित आपके उपकरण नहीं है, यानी उससे संबंधित आपकी सहायक सामग्री नहीं है, तो आपका जो ज्ञान है वो अधूरा रह जाएगा। ठीक है, और आपकी इससे कक्षा प्रभावी नहीं हो पाएगी। ठीक, अगला है संस्थागत सुविधाएं। तो संस्थागत सुविधाओं से हमारा तात्पर्य है बच्चों के पास बैठने के लिए कुर्सी मेज की उचित व्यवस्था हो तथा मौसम के अकॉर्डिंग कूलर तथा हीटर की व्यवस्था हो। मान लीजिए आपके संस्था में बच्चे ज़्यादा हैं, कुर्सी मेज कम हैं और एक कुर्सी पे चार दो तीन स्टूडेंट बैठ रहे हैं, तो इससे भी बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं, इससे भी हमारी कक्षा प्रभावित होती है। ठीक है, अगला है शैक्षिक वातावरण। तो हमारी शैक्षिक वातावरण से जहाँ क्लास चल रहा है वहाँ शोरगुल की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, इससे हमारी कक्षा प्रभावित होती है। ठीक है, अब है शिक्षक की शैक्षिक योग्यताएं। शिक्षक की शैक्षिक योग्यताओं में शैक्षिक योग्यता से हमारा तात्पर्य है कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीएड बीटीसी जैसी पढ़ाई करनी उसके लिए अति आवश्यक है। जैसे मान लीजिए हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ग्रेजुएशन करें, फिर उसके बाद आप बीएड बीटीसी जो भी आप कोर्स किया है उसके बाद टेट, फिर सुपर टेट, और उसके बाद आप कहीं मेरिट में जाके तब आप उसके बाद कहीं आप योग्य शिक्षक बन पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं शिक्षण कौशल की, टीचिंग स्किल से हमारा तात्पर्य है कि हम जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उस विषय संबंधित शिक्षण कौशल को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करें। ठीक है, उस विषय को ध्यान में रखते हुए ही हम शिक्षण कार्य करें। जैसे मान लीजिए सोशल साइंस है, सोशल साइंस का अपना अलग शिक्षण कौशल होता है, गणित का शिक्षण कौशल एक अपना अलग होता है, हर प्रत्येक विषय का अपना अलग अलग शिक्षण कौशल होता है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ही हम शिक्षण कार्य करें, तभी हमारा प्रभावी रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षक का अनुभव, टीचिंग एक्सपीरियंस। देखिए, शिक्षण कार्य में शिक्षक का अनुभवी होना तो अति महत्वपूर्ण है। शिक्षक कार्य करने के लिए शिक्षक का अनुभवी होना अति महत्वपूर्ण है। बिना अनुभव के वह अपने शिक्षण कार्य बच्चों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न नहीं करा सकता। सीधी सी बात है, अगर आप एक शिक्षक हैं तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना अति महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक योग्य शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कक्षा का वातावरण। तो कक्षा के वातावरण से हमारा आशा है कक्षा का वातावरण रुचिपूर्ण बनाने के लिए हम कक्षा में शांति का माहौल बनाए रखें, जिससे सभी बच्चों को कक्षा में सुनाई दे। ठीक है, अगर आपकी क्लास में बच्चे शोरगुल कर रहे हैं तो आपकी जो कक्षा है वो प्रभावी नहीं रहेगी और बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ठीक, अब बात करते हैं आर्थिक कारक की। तो आर्थिक कारक में शिक्षार्थी पढ़ने में अच्छा है लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। सीधी सी बात है, बच्चा पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट रखता है और पढ़ने में बहुत अच्छा है, मान लीजिए उसकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं या बहुत ज़्यादा बहन भाई हैं और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उसके लिए तो वो भी आपके जो शिक्षा में प्रभावित यानी बाधा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, अगला है विषय वस्तु। अब विषय वस्तु से मतलब है जिस विषय वस्तु को कक्षा में पढ़ाया जा रहा है, क्या वह विषय वस्तु विद्यार्थी पढ़ने के लिए इच्छुक है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करें। सीधी सी बात है, कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए हिंदी है, बच्चों का हिंदी पढ़ने का मन नहीं है, बच्चों का और मैथ पढ़ने का मन है, तो बच्चों से पूछ लेना चाहिए
कि मतलब आपका मन, अगर बच्चों को मन नहीं है उस विषय का पढ़ने को, तो हमें एक शिक्षक को उस विषय को नहीं पढ़ाना चाहिए। नहीं तो आपका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी एक अक्षर नहीं समझेंगे और आपका पढ़ाया हुआ बिल्कुल व्यर्थ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षण कार्य करें, विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षण कार्य करें। अगला है आपका समाज एवं माता पिता की अपेक्षाएं। इससे तात्पर्य है कि बच्चा कुछ और बनना चाहता है लेकिन माता पिता उसे कुछ और बनाना चाहते हैं। सीधी सी बात है, हमारी जो समाज में ये प्रथा चलती आ रही है, हम पड़ोसी को देखकर लोग बहुत ज़्यादा इफेक्टेबल होते हैं, यानी कि हमारे पड़ोसी में लड़का डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो हम भी सोचते हैं हम भी अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी बच्चे की जिसमें रुचि है, जिस विषय में रुचि है, जो बनना चाहता है उसे हमें वही बनाना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं शिक्षा के प्रकार के बारे में। शिक्षा के प्रकार में टाइप्स ऑफ एजुकेशन। जिस प्रकार से हमारे शिक्षा के प्रकार हमारे किससे बनते हैं? व्यक्तित्व से। ठीक है, व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी का जो विकास हुआ है किससे हुआ है? शैक्षिक, यानी शैक्षिक और सहशैक्षिक। पर्सनैलिटी का विकास किससे हुआ है, किससे मिलकर बनता है? शैक्षिक और सहशैक्षिक। शैक्षिक का मतलब होता है विकसित और सहशैक्षिक का मतलब होता है विकासशील। विकसित का मतलब होता है जो मतलब विकास पहले कर चुका हो, और सहशैक्षिक यानी विकासशील, यानी जो विकास की ओर आगे पथ पर चल रहा हो, यानी ठीक है। अब इन दोनों को मिलकर हमारा क्या होता है? विकास। ठीक, डेवलपमेंट। जब आपका विकास हो चुका है तब आप एक शिक्षित नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, जब आपका विकास हो चुका है, शैक्षिक और सहशैक्षिक के द्वारा आपका विकास हुआ, जब आपका विकास हुआ तो आप एक शिक्षित व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, अब आते हैं शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। शिक्षा देने और ग्रहण करने की विधियों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आपका औपचारिक शिक्षा, जिसे बोलते हैं हम फॉर्मल एजुकेशन। दूसरा है आपका अनौपचारिक शिक्षा, जिसे हम बोलते हैं क्या? इनफॉर्मल एजुकेशन। और तीसरा है आपका गैर औपचारिक शिक्षा, जिसे हम क्या बोलते हैं? दूरस्थ शिक्षा, यानी डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, तो चलिए आइए हम आज बात करते हैं औपचारिक शिक्षा के बारे में। औपचारिक विधियों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। यह पूर्व नियोजित होती है, अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व नियोजित होता है। मतलब औपचारिक शिक्षा पूर्व नियोजित। ठीक है, पूर्व नियोजित का मतलब क्या होता है? प्लानिंग करना, यानी पहले से ही इसकी प्लानिंग की जाती है। ठीक है, पूर्व नियोजन यानी पूर्व में नियोजित, यानी पहले से उसकी नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना, पहले से उसकी प्लानिंग होती है। ठीक है, अर्थात इसका समय, स्थान सब निश्चित होता है। ठीक, पाठ्यक्रम भी एक निश्चित होता है। अतः यह शिक्षा निश्चित स्थान पर निश्चित समय में समाप्त करके परीक्षा देकर उपाधि ग्रहण कर लेता है। ऐसी शिक्षा को प्रदान करने के साधन विद्यालय, पुस्तकालय, अजायब घर, चित्र भवन तथा पुस्तकें आदि होती हैं। इस शिक्षा को हम क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा। ठीक है, ये पूर्व में नियोजित होती है, इसका सभी एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। तो औपचारिक शिक्षा की क्या विशेषता है? जैसे पहली है आपकी औपचारिक शिक्षा उद्देश्य। औपचारिक शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो केंद्रित होता है। सीधी सी बात है, औपचारिक शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो एक केंद्रित होता है, यानी ये आपका एक कुछ ना कुछ आपका बनने का एम होगा, तभी आप औपचारिक शिक्षा को ग्रहण करेंगे। ठीक है, दूसरा है औपचारिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक के जीवन को सफल बनाना है। सीधी सी बात है, औपचारिक शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य होता है जो बालक के जीवन को सफल बनाना होता है। तीसरा है यह शिक्षा मूलतः विद्यालयों द्वारा प्रदान कराई जाती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। औपचारिक शिक्षा होती है जो आपने आपको पहले ही बताया था उदाहरण में कि ये पुस्तकालय, विद्यालय है। ठीक है, तो इसी प्रकार से और इसमें विशेषताओं बताया गया है। यह शिक्षा मूलतः विद्यालयों द्वारा प्रदान कराई जाती है। ठीक है, अगला है जब तक बालक विद्यालय जाता है यह शिक्षा तभी तक चलती है। ये बात बिल्कुल सही है। जब आप मान लीजिए आप विद्यालय बंद कर दिए तो आपकी औपचारिक शिक्षा समाप्त हो जाती है वहीं पर। ठीक है, अब है इस शिक्षा का पाठ्यक्रम तथा समय निश्चित होता है।
ये बात बिल्कुल सत्य है। औपचारिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम और समय होता है वो बिल्कुल एक निश्चित समय में होता है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए नेक्स्ट डे हम आप चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।